अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के हवाले से। हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जलसा किया और इसे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि एक अच्छा खासा क्राउड पुल करने में इमरान खान साहब कामयाब तो हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी बात हो रही थी कि शायद इमरान खान साहब को इस हवाले से वाज़ेह रोड मैप देंगे, कोई लाहेमल देंगे, इस तरह का कोई वाज़ेह रोड मैप हमें नजर नहीं आया। इसके साथ साथ एक बार फिर इमरान खान साहब की जानिब से वही पुरानी बातें जो हैं वो रिपीट की गई कि हमारे खिलाफ ये दूसरी एक साजिश हो रही है। पहली साजिश ये थी कि हमारी हुकूमत गिराई जाए, नई साजिश ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए और मुझे नाअहल किया जाए। साथ साथ हुकूमत से बातचीत करने को मशरूत किया गया इलेक्शन की जो डेट है उसे अनाउंस करने के हवाले से। और इस बार जलसे में हमें कोई वाज़ेह तौर पर जिस तरह से डिमांड की जाती थी इलेक्शन की, उस हवाले से भी कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई। तो जरा इस हवाले से बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब का इलेक्शन का मुतालबा महज एक सियासी स्टंट है या फिर वाकई इमरान खान साहब भी इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है इकोनॉमी के हवाले से, जो मसाइल इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट फेस कर रही है, कि इमरान खान वाकई चाह रहे हैं कि मामलात जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जाएं। इस पर भी आज ज़रा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब का 9 हलकों पर इलेक्शन लड़ने का जो फैसला है, इस पर आज खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमती जमातों का इमरान खान के खिलाफ एतराज़ात दायर करने का फैसला इस हवाले से सामने आया है। और इस हवाले से ये कहा गया है कि जो कानूनी टीम है हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की, उसने कानूनी मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। तो इमरान खान साहब का ये फैसला जो है, ये स्ट्रैटेजी क्या ठीक है और हुकूमत को इस हवाले से क्या खदशात हैं, क्या डर है, इस पर भी जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। दीगर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे मैंने बात की कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो है वो कहा है कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की और उन्होंने एक तरफ तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब पर तनकीद की, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने मिसाक जमहूरियत की बात की, मिसाक मईशत की बात की और साथ में ये कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो साथ चलें, साथ लेकर चलने की बात की गई है। और ये ज़ाहिर है एक बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई है सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे कंसीडर करेगी? बज़ाहिर तो नहीं लगता, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने उसके बाद भी बात की और ये कहा कि हम हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी ये है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। मौशी हवाले से भी जो खबरें हैं वो कुछ पॉजिटिव सामने आ रही हैं, जैसे डॉलर के हवाले से बात करें, रुपया मुस्तहकम हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो कहाँ खड़ी है, इस पर भी ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट और मुआरे मुआशियात सलीम साहब ने। थैंक यू सो मच फ़ारूक सलीम साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी जाफर इकबाल साहब भी। थैंक यू सो मच जाफर इकबाल साहब आपके वक्त का भी। लेकिन एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे ही करते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से बात करते हैं। एक मैसिव क्राउड तो हमें देखने को मिला वहाँ पर, लेकिन आपको भी लगता है कि वाज़ेह कोई रोड मैप, जिस हवाले से इमरान खान साहब ने इससे पहले बात भी की कि एक वाज़ेह लाएमल दूंगा, वो देने में नाकाम रहे, वो हमें नज़र नहीं आया? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों, जिसका आपने जिक्र किया सोनिया, इसमें कोई शक नहीं है कि जो लाहौर में हमने देखा हॉकी स्टेडियम में जो जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा था। मैं देख रहा था सारी रिपोर्ट्स, जितने हमारी एजेंसीज़ हैं, स्पेशल ब्रांच और बाकी दूसरी, 80,000 से 1,20,000 की बात कर रहे थे। और बाकी जो समाती हैं वो तो उनकी तो आप छोड़ ही देना है, वो तो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा है। बहरहाल मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि 40-50 हज़ार का क्राउड इकट्ठा कर लेना एक जलसे में बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बात तो तय है कि लहू गरमाने की हद तक तो इमरान खान साहब बड़े कामयाब हैं, वो जलसे जुलूस कर रहे हैं। और आपने देखा उस दिन एक कंपैरिजन भी आया है कि उन्होंने कौम से ख़िताब रखा शहबाज शरीफ साहब ने। बेहतर होता कि उस दिन उसकी टाइमिंग अलहदा हो जाती तो शायद बेहतर होता। बहरहाल इनके हमने देखा चैनल्स की डिफरेंट की रेटिंग भी बता रही है कि बहुत ज़्यादा क्राउड था। अब सवाल ये कि इन्होंने जो बातें की थी वो क्या पीछे हटे? मेरा ख्याल है सोनिया 2-3 बातों से पीछे हट गए। एक तो बात यह है कि वही अल्टीमेटम है कि जी 1 महीने के अंदर इलेक्शन को आप अनाउंस करें। उधर से वो कह रहे हैं कि जी आप आएँ, एक ग्रैंड डायलॉग करते हैं, तो उसको लिंक किया उन्होंने इंतखाबात की डेट से। ज़ाहिर है वो इतनी जल्दी होता नज़र नहीं आ रहा है।
अब सवाल ये है, दूसरी बात यह है कि न्यूट्रल्स के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की और मीर जाफ़र और सादक वो भी उन्होंने उस तरह नहीं दोहराया। हाँ, उन्होंने एक नई कहानी अपने तौर पे जो समझते हैं वो कहते हैं कि जी अब मुझे सियासत से आउट करने का फ़ैसला किया गया है, नवाज शरीफ साहब को लाने का फ़ैसला किया है कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। देखें, ये सारी बात सोनिया इस बात पे आकर रुक जाती है कि इस वक्त इमरान खान साहब को लग रहा है कि उनकी पार्टी फंडिंग का मामला हो, तोशा खाने का इशू हो, कहीं ना कहीं वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है तोशा खाना वाला केस उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। अब फॉरेन फंडिंग का केस में तो बहुत आर्गूमेंट आ रहा है कि जी 2002 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसमें मुशर्रफ ने रखा था, इसको फॉरेन फंडिंग का जिक्र किया था और उसके बाद अपना क्या कहते हैं 2017 में इन्होंने इसको तब्दील कर दिया था और उसको उन्होंने कह दिया था कि जी ये इसमें टेररिस्ट जिसको जो फंड कर रहे होंगे, टेररिस्टों को जो फंड करेंगे उनकी पार्टी को बैन किया जाएगा। इसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद बचत के चांसेस हैं, कुछ लोगों का ख्याल। अब असल बात यह है कि इमरान खान साहब भी अब चाह रहे हैं कि बातचीत हो। हाँ। कुछ हल्के कह रहे हैं, खबरें ये आ रही हैं अंदर की कि जी बातचीत सेकंड टियर से शुरू हो गई है। दरमियाने दर्जे की जो कहा जाता है कि जी क़यादत है पीटीआई की भी और PMLN की, उनके दरमियान बातचीत हो रही है। ये जरा पूछ लेते हैं सर, जाफर इकबाल साहब की तरफ में जाऊंगी। जाफर इकबाल साहब, ये जो एहतशाम साहब बात कर रहे हैं और हमने देखा कि बड़ा अच्छा जेस्चर भी दिया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि आए मिसाक जमहूरियत करते हैं, उन्होंने सारे सबको साथ लेकर चलने की बात की है। तो किसी सतह पर ये बातचीत हो रही है, राबिते हो रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल बना हुआ है इसको कम किया जाए? बहुत शुक्रिया जी। पहला सवाल आपका था जलसे के हवाले से, अगर कायद और कप्तान और इमरान खान मीनारे पाकिस्तान छोड़ के हॉकी के स्टेडियम में आ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मीनारे पाकिस्तान से तो यकीनन ये जलसा बड़ा होगा और होना भी चाहिए। मीनारे पाकिस्तान में तो इतनी जगह नहीं है और हॉकी स्टेडियम तो देखे ना कितना बड़ा है, और उसके साथ वाला वो क्रिकेट का स्टेडियम वो भी छोटा था और उसमें भी नहीं किया जा सकता था। अगली दफा शायद कोई लॉन टेनिस का जो है ग्राउंड उसका इंतखाब किया जाएगा। बहरहाल जहां तक रोड मैप की बात है, रोड मैप तो खुद इमरान खान साहब के पास अपनी जिंदगी के बारे में कोई नहीं है। आप देख लें अखबार, रसाले, एडवर्टाइजमेंट, काउंटी क्रिकेट, सियासत और बाकी मामलात को भी अगर देखें वो बहुत सारी वो निजी है, लेकिन बहरहाल कामयाबी से हमकिनार कोई भी नहीं हुई। हाँ, एक चीज कामयाबी से हमकिनार हुई, वो था लोगों से चैरिटी को इकट्ठा करना, और उसमें भी नाकामी हुई सही इस्तेमाल की। बहनों के नाम पे जायदादें निकली, ऑफशोर कंपनी निकली और सारी। तो 3.5 साल हुकूमत की वफाक में, 9 साल हुकूमत हो चुकी KPK में और पंजाब में भी चौथा साल जारी है। वहाँ पे कौन कौन सी इस्लाहात हुई हैं, कितनी कामयाबी हुई है, कौन सा रोड मैप था, सिवाय ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि यू टर्न लेने वाले बड़े लीडर होते हैं कि जो इंतखाबात के वक्त आपने लोगों से वादे किए थे उनसे मुकर जाइए, फिर जाइए और अपना नाम बड़ा कर लीजिए, कर लिया। अगली बात आपकी कि शहबाज शरीफ साहब का पॉजिटिव जेस्चर, मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में इससे बड़ा जेस्चर दिया था और इमरान खान साहब के घर चल के गए थे, लेकिन इमरान खान साहब उसे खूबी कहें या खामी, वो अपने अलावा दुनिया में ना किसी को लायक समझते हैं, ना समझदार समझते हैं, और ना ही वो असल बात जो हो रही है, जो मेरा ख्याल है जो दबाव PTI पे भी आ रहा है कि अब आरिफ अलवी साहब भी जो हमारे सदर हैं वो भी मजबूर हो गए हैं कहने के लिए कि मैं तैयार हूँ। उनको भी शायद मेरा ख्याल है राइट लेफ्ट से समझ आना शुरू हो गया कि कहीं उनका आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान के रोल से निकल गए। हाँ जी, अगर वो सदर पाकिस्तान रहते तो बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते थे और करना चाहिए था। हलफ नहीं लेना वजीर आजम से, काबीना से नहीं लेना और बाकी सारी चीजें, तो ही हैज लॉस्ट। वो आरिफ अलवी साहब जो जब अभी मुंतखब नहीं हुए थे या रुकने कौमी असेंबली थे, बड़ी भली बातें करते थे और उन बातों को निभाना असल बात होती है। रही बात करने की, इमरान खान साहब लाए तो शरीफ वापस आए असेंबली के अंदर, अभी तो उनका इस्तीफा नहीं मंजूर हुआ, उनके बाकी अरकान का भी नहीं हुआ। कौमी असेंबली बेहतरीन फोरम है, वहां पे आके अपनी बात रखें और आप बात को आगे बढ़ाएं, चलाएं। सही। अच्छा जाफर इकबाल साहब, जाहिर है ये बात तो सभी मानते हैं कि इमरान खान साहब बयानिया बनाने के माहिर हैं। जिस तरह से उन्होंने अमरीकी साजिश के हवाले से बयानिया बनाया, हालांकि इदारों की जानिब से उसे रद्द किया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हमारी जो DGISPR की जानिब से वाजे किया गया, लेकिन फिर भी वो इस पर डटे रहे। अब एक वो नया बयानिया बना रहे, फॉरेन फंडिंग केस को लेकर तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अब मेरे खिलाफ ये साजिश पार्ट 2 हो रही है कि मुझे नाहल किया जाए, मुझे सियासत से जो है वो टेक्निकली नॉकआउट किया जाए और नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए।
देखिए, इमरान खान साहब से ज्यादा बयानियां बनाने में बहुत सारे बाकी अहले वतन जो हैं वो शामिल हैं और वो शामिल रहेंगे। वो चाहे बुग़्ज़ नवाज में हो, वो हुब्बे इमरान में हो, या अपना किसी का जो एजेंडा है वो उसके अंदर हैं और रहेंगे। कोई नहीं बताएगा कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल के अंदर कोई एक नया पावर प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया। कोई नहीं बताएगा कि इमरान, और ये 2025 और 27 ये आपके क्रिटिकल होंगे, याद रखिएगा, लिख लें। कोई नहीं बताएगा। मेरा ख्याल है जाफर इकबाल साहब ये क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी पे लिखते भी हैं, बात भी करते हैं, अपने डॉक्टर फ़रख सलीम साहब उनको भी हम शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं, एक तो इशारा किया अपने चोई साहब ने भी, ज़्यादातर तो वही बातें, उनकी भी पुरानी बातें। जो मैं पूछना चाह रहा था कि भाई कहीं कोई बीच का रास्ता ढूंढ के इलेक्शन की डेट का आए, और ये अदम इस्तेकाम जिससे हमारी मैशत भी ख़राब हो रही है, सियासत भी ख़राब हो रही है। आपको लगता है डॉक्टर साहब कोई सिल्वर लाइनिंग आपको नज़र आ रही है कि सारी दुनिया कह रही है कि ये तो लोग खुद फंसे हुए हैं, इनको तो मारने की ज़रूरत नहीं है, खुदा ना खास्ता ये खुद ही लड़ के मर जाएंगे जी सियासी तौर पर? जी एहतशाम साहब, पिछले कोई 2 हफ्तों से जब से ये अगस्त का महीना शुरू हुआ है, वो जिसको हम कहते हैं कि फील गुड फैक्टर्स जो हैं, जो महसूस हो रहा है हमें कि शायद हमारी सिमत जो है, दोनों सिमतें, माशी भी और सियासी भी, वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ये पिछले 2 हफ्ते से मुसलसल महसूस हो रहा है। और इसमें अगर आप इशारे शामिल कर लें तो जैसे अभी सोनिया ने जिक्र किया था कि शायद अगस्त के महीने के अंदर, जब अगस्त शुरू हुआ था तो 240 रुपए का डॉलर था, आज वो कहीं 210 पे है। तो आप सोचिए कि 30 रुपए कहीं इम्प्रूवमेंट आई है रुपए और डॉलर की कीमत के हवाले से। फिर अगस्त के शुरू में 41,000 पॉइंट्स के करीब हमारी मार्केट चल रही थी, आज वो 44,000 के करीब पहुंच रही है। तो आप सोचिए कि 3,000 पॉइंट्स का उसमें इजाफा हुआ है। तो ये फील गुड फैक्टर जो है, यानी कि अच्छा महसूस हो रहा है, ये पिछले 2 हफ्तों से ये पक्का सामने आना शुरू हो गया। 2 इशारे ये हैं कि रुपया इंप्रूव हो गया है और स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी तेजी से इंप्रूव हुई है। तो बिजनेसमैन जो हैं, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जो हमारी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, दे आर फीलिंग गुड अबाउट इट कि शायद कोई अच्छी चीज हो रही है। तो 2 चीजें मैंने सोचा कि 2 चीजें मुझे नजर आती हैं कि जो इसकी बुनियाद बन रही हैं। एक तो आप सोचिए कि अगस्त के शायद 1 तारीख को शुरू में ही वो जो जवाहिरी साहब का उनके ऊपर हमला हुआ था, उनको कत्ल किया गया, उसका एक पैगाम ये जाता है कि शायद पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका बादशाह से वो अच्छे हो रहे हैं। तो वो हमारी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसको सेलिब्रेट करती है, उसको अच्छा समझती है। दूसरा, अगस्त की 2 तारीख को जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, आप सोचिए कि 2 अगस्त को ये फैसला आया, 8 साल से ये केस फंसा हुआ था, और इसके फौरन बाद रुपया भी मजबूत होना शुरू हो गया है और स्टॉक मार्केट भी मुसलसल चढ़ती चली जा रही है। तो वहां पे मैं समझ रहा हूँ कि एक पैगाम जो है फाइनेंशियल मार्केट्स को ये मिलता है। चलें, ये तो अच्छी बात है डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जो बात हो रही है कि जी मुकालमे की हर सूरत में ज़रूरत है पार्टियों के दरमियान, और ख़ास तौर पे 13 पार्टियां एक तरफ और PTI की जमात एक तरफ है। मेरा सवाल आपसे है कि जी क्या पूछ लूँ, फिर जाफर साहब से वही सवाल पूछूंगा, डॉक्टर साहब से पूछ लूँ। डॉक्टर साहब, ये जो अब शर्त रखी जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से, कभी वो बातचीत करने की बात करते हैं लेकिन साथ कहते हैं जी मैं दहशतगर्दों से बात कर सकता हूँ, मैं जनाब TTP वालों से बात कर सकता हूँ, फलाने से कर सकता हूँ, इनसे नहीं करूँगा। तो ये उनका क्या मसला है आपके ख्याल में? ये क्यों बातचीत से क्यों कतराते हैं वो? एहतशाम साहब, 2 चीजें हैं। देखिए, एक चीज तो ये है कि हमारा सियासत और मईशत को जब तक हम अलग अलग नहीं करेंगे तो हमारी मईशत जो है वो परमानेंट बुनियाद पे सीधी सिमत पे नहीं चल सकेगी। ठीक। जब तक हम स्फीयर 2 अलग अलग स्फीयर्स नहीं बनाएंगे, एक इकोनॉमिक स्फीयर बना लें और एक पॉलिटिकल स्फीयर बना लें, और सारी जमातें जो हैं वो इकट्ठी बैठ के एक मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर उनका एग्रीमेंट, उनका इत्तेहाद नहीं होता, तो मईशत जो है वो देरपा बुनियाद के ऊपर सीधी सिमत पे नहीं चल सकती। अब देखिए कि इटली के अंदर पिछले कोई 70 सालों में 69 गवर्नमेंट्स आई हैं एहतशाम साहब। ठीक। यानी कि हर साल एक हुकूमत बदली जाती है इटली के अंदर, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है वो बरकरार रहती है।
बिल्कुल, इसी तरह जापान के अंदर तकरीबन 3 दर्जन हुकूमतें बदली हो चुकी हैं, उनकी भी माशी पॉलिसी जो है एक सिम्त में सीधी रहती है। यहाँ पे ठीक है, आप कह रहे हैं फारूक हुकूमत सलीम है। साहब तसलसल बहुत जरूरी है। अच्छा जाफर इकबाल साहब, ये बड़ी अहम बात की फारूक सलीम साहब ने कि जाहिर है जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। अब आप लोग दावत तो दे रहे हैं, इमरान खान साहब तो मशरूत बात करने की बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, और आज मैं सुन रही थी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उन्होंने कहा जो रुपया मुस्तहकम हुआ इन्होंने जल्द से जुलूस अनाउंस कर दिए। इमरान खान साहब ने तो वाजे ये कहा है कि आज से हम जो है अब से मुल्क भर में हम जल्द से जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे, ये इसी तरह से करेंगे सर, तो ये तो इस्तेहकाम की तरफ जाना तो एक ख्वाब रह जाएगा। तो फिर सर गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, अल्टीमेटली ब्लेम तो गवर्नमेंट पे ही आता है। जी बहुत शुक्रिया। अभी एहतशाम साहब भी जिक्र कर रहे थे और मेरे भाई हमारे मौशाद फारूक सलीम साहब भी जिक्र कर रहे थे। देखिए ये एजेंडा बाकी सब जमातों का है, सारे पाकिस्तान का है, सिवाय इमरान खान साहब के कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए और मईशत बेहतर हो। इमरान खान साहब का क्या स्टेक है इस मुल्क के साथ, किस बात का उन्हें? बच्चे बाहर हैं, खुद बाहर चले जाएंगे, चंदा आ रहा है, घर किसी ने ले दिया, ट्रस्ट कोई चला रहा है, गाड़ी किसी की, जहाज किसी का, पैसा किसी का, वो सारा किसी का। कोई काम, कोई कारोबार, कोई डूबे, कोई तैरे, किसी को, उनको क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान साहब यही एजेंडा लेके आए थे, और हम जब कहते हैं, और मुझसे लोग शायद जो ज्यादा सीधी बात करने के आदी हैं कि इमरान खान साहब तो इसी एजेंडे के तहत ये पार्टी बनी, लेके आए, चलाई, और वो सारे काम करके दिखाए। कोई एक काम बता दीजिए, कश्मीर के सौदे से लेके ट्रंप सालसी करेगा, मोदी के आने से बेहतर हो जाएगा, सालसी होगी, मोदी साहब ने भी कर दिया, मुतनाज़ा स्टेटस खत्म कर दिया कश्मीर का, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे पे खड़े होकर झंडा लहराते रहे, बात खत्म हो गई। सी पैक बंद कर दिया। मुझे बताइए, अभी मैंने बात की लेकिन थी और जाफर इकबाल साहब, बल्कि मैं मुझे एहतशाम साहब से, जी एहतशाम साहब, ये जो जाफर इकबाल साहब बात कर रहे हैं किसी एजेंडे के तहत आना, हुब्बुल वतनी के हवाले से क्वेश्चन करना, ये बात इमरान खान साहब भी करते हैं, तो ये आपको नहीं मैं लगता? माजरत के साथ बड़ा डिफर करूंगा चौधरी साहब से, और ये आप डे वन से मेरा नुक्ता नज़र दिया है कि जी इस मुल्क में जो हम, मेरा ख्याल है ये सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए, सारे मुहब्बे वतन है, और जो किसी को कहता है कि वो मुहब्बे वतन नहीं है, मेरा ख्याल है बड़ी ज़्यादती करता है। ये सियासी लड़ाइयाँ ज़ाती लड़ाइयों में नहीं बननी चाहिए। अब असल बात जो है ना, जो करने वाली है सोनिया, ये है कि जब हम बात करते हैं इंतखाबात की, और जो इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र है, इमरान खान साहब, मैं आपको ये बता दूँ, खबर भी आपको दे दूँ कि इमरान खान साहब एज वी स्पीक इलेक्शन से अब वो खुद भाग रहे हैं। उसकी वजह पता क्या है? ये नहीं कि उनका वोट बैंक ख़राब है, मतलब आइडियली इलेक्शन तो जीत सकते हैं। आज कहा जा रहा है 70% से ज़्यादा इलाकों में उनकी हुकूमत है। अब मसला ये है कि ये जिस तरीके से मरकज़ में बैठ के जो पंजाब मुबैना तौर पे वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं, आपने देखा शहबाज गिल साहब और बाकी को पकड़ दकड़, उनको आइडियल लग रहा है कि ये 50% ये जो बड़ा सूबा है हमारा 12 करोड़ का, पंजाब उनके हाथ में आ गया, यही वो काम कर रहे हैं। अब तारड़ साहब के पीछे पड़े हुए हैं, इस तरह आपने देखा और लोग हैं जिनके बारे में वो भागे हुए हैं, जिनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। वो टिट फॉर टैट वाली बात हो रही है। हाँ, उनको लग रहा है कि स्कोर सेटल करने का बेहतरीन मौका है। उनको लग रहा है पीटीआई को कि ये दबाव से निकलने का एक तरीका यही है। और आपने देखा कि 2 कदम आगे गए हैं अपने चौधरी परवेज़ लाई साहब, वो तो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह को फांसी होगी। अब ये है कि ये लड़ाई ज़ाती पे तब्दील हो रही है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की जो बहुत गलत बात है इस वक्त, उन्हें बातचीत का दरवाज़ा खोलना चाहिए, उनकी सेकंड टीयर जाती है जाए, और फिर ये कि सियासत करते हैं भले, लेकिन अब इस मुल्क को, जिस डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया कि इस मुल्क को इस अजाब से निकालने का, इस्तेहकाम लाने का एक ही तरीका है कि आप बेहतर है कि आप बातचीत करें, और सारी दुनिया आपको कह रही है वो नहीं कर रहे। इमरान खान साहब का सोनिया इस वक्त सियासी तौर पे बड़ा मकसद यह है कि पंजाब में बैठें, कंसोलिडेट करें, और वो चौधरी बरादरान बरादरान तो अब नहीं रहे, अकेले अकेले हो गए हैं। परवेज़ लाई साहब को उन्होंने किला दे दिया है कि वो अपनी मर्जी के बंदे तैनात करें। यही काम PMLN वाले करते थे, वादे के साथ वही करते थे। अगला इलेक्शन जीतना है तो क्या होगा, वो सारी तैयारी करके ना वो करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट में उनके साथ नहीं है, तो ऐसा कर लें कि बंदे भी अपनी मर्जी के पॉइंट हों, और फिर इलेक्शन फेयर करवाने की कोशिश करें। इसलिए वो डिले भी कर रहे हैं, और प्रोसेस में वो स्कोर सेटल भी करना चाहते हैं कि इधर हमारे बंदे पकड़ेंगे, हम पंजाब में आपके पंजाब के अंदर करें। बहरहाल इस पर मजीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कुछ इकोनॉमी की ओवरऑल सूरत हाल पर भी बात करेंगे। फारूक सलीम साहब साथ ही हैं, स्टे विद अस।
के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, सियासत तो सभी कर रहे हैं, PMLN वाले, मुस्लिम लीग नून वाले PTI पर तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट को समझती है, लेकिन मुआशी हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? बज़ाहिर तो लग रहा है शायद इस्तेहकाम आ रहा है, क्योंकि डॉलर जो है उस हवाले से अगर बात करें, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर बात करें, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं और मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि हम डॉक्टर साहब से ही सवाल पूछे। डॉक्टर साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं, माशाल्लाह माहिर हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, फैक्ट्स वगैरह तो उनकी उंगलियों पे होते हैं। देखिए सोनिया, जो एक बड़ा मसला था ना, जो डिफ़ॉल्ट वाला, तो बच्चों को पता है कि मुझसे निकलना है। ये $3 बिलियन जो सेफ डिपॉजिट सऊदी अरब ने रखने का फैसला किया मज़ीद 1 साल के लिए, उस पर हम इंटरेस्ट भी देंगे उनको। चलें, ये बड़ी बात है। और फिर ये जो कहा जा रहा है कि जी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग 25 को होनी है, उसके बाद से जो हमें पैसे मिलने हैं 1.2 बिलियन से लेकर कहा जा रहा है $1.7 बिलियन की बात हो रही है, वो मिल जाएंगी 7वां 8वां रिव्यू के, वो जो हमें पैसे मिलने हैं रिव्यू के बाद वो मिल जाएंगे। और फिर स्टेट अभी अब जो लेटेस्ट खबरें आ गई हैं कि $2.5 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने कहा है, $3.5 बिलियन जन एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। तो इस हवाले से हमारी वो उस पोजीशन तो बेहतर हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि वो जो फिगर आ रहा है तकरीबन $34 बिलियन का, वो हमें मौजूदा माली साल में चाहिए, जिसमें से में कहा जा रहा है कि 20-22 बिलियन डॉलर हमने वापस भी करने हैं और फिर हमारी ज़रूरतें भी हैं। चलिए डॉक्टर साहब, यहीं से शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि जी अब कोई बाहर का मामला हमारे साथ, अमेरिकन के साथ लग रहा है कि बेहतर हो गया मामला, जिस तरीके से मेरे ख्याल है बात ही कर रहे थे अमेरिकन एम्बेसडर का, जितने शानदार तरीके से KPK की हुकूमत ने इस्तकबाल किया है, आपने देखे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर उनको लेके फिरते रहे, तो वो तो लगता है चीज़ें अमन जवारी। उसके बाद फिर और लोगों को जिस तरीके से रास्ते से हटाया गया, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकॉनमी जो हमें मिलता है तो मिल जाएगा IMF से, का अमेरिकन जो है ना वो अब स्टेट डिपार्टमेंट का जो कहते हैं पैकेज होता है उसके ज़रिए सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको लगता है कि IMF के साथ अब मामला ठीक होने के बाद हमारी जो अब सिमत है अब इकॉनमी की, वो कोई बेहतरी की तरफ जाएगी? जी एहतशाम साहब, देखिए पहले तो एक सियासी बात कह लूँ कि मुझे महसूस ये हो रहा है कि PTI का जो इंतशार फैलाने की पोटेंशियल था, इस वक्त स्टॉक मार्केट वाले भी और बाकी जो हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो समझती है कि उसके पर काटे जा रहे हैं, यानी कि सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क बढ़ रहा है और PTI को शायद ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इंतशार फैला सके। तो ये एक बड़ी मस्बत किस्म की जो है वो पैगाम हमारी स्टॉक मार्केट भी और रुपया वाला जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो फॉरेन करेंसी की मार्केट है, वो भी दे रही हैं। अब माशी एतबार से अगर आप बहुत गौर से देखें तो खबरें तो अच्छी आ रही हैं। जो आप बता रहे हैं कि IMF जो है शायद वो भी तैयार है, उसने हमें लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है, अगस्त के आखिरी हफ्ते में शायद उनका $1 बिलियन भी लगाएगा। सऊदी अरेबिया की खबर आपने बता दी। एक और सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर बताई जा रही है कि वो अपना जो IMF का कोटा है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर करने का सोच रहे हैं या उन्होंने फैसला कर लिया है, उससे शायद $1.2 बिलियन इजाफी आ जाएगा। तो खबरें सारी अच्छी आ रही हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, अब जमीनी हकीकत आप देखिए कि जो महंगाई का मामला है उसमें कोई कमी नहीं आ रही। वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कहीं 25% पे चल रहा है, और अगर वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसमें खुराक की ज्यादा वजन होता है वो कहीं 35% पे चल रहा है, यानी कि वो तो कई सालों के बाद इतना हाई हुआ है। और दूसरा ये देखिए कि जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो मुसलसल गिर रहे हैं और परेशान कुन रफ्तार पे गिर रहे हैं, यानी कि वो $7.8 बिलियन पे रह गए। तो जो जमीनी हकीकत है वो अच्छी नहीं है माशी एतबार से। जो माशी एतबार से खबरें आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये गवर्नमेंट का ये एफर्ट तो मेरा ख्याल है कोई कामयाब हुआ किसी हद तक कि आप देख लें जुलाई के महीने के मुकाबले में अगस्त में, बल्कि नहीं जून के मुकाबले में जो जुलाई का महीना है वो कहते हैं $2.5 बिलियन की इंपोर्ट्स हमारी कम हुई हैं, उसका भी एक फ़ायदा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक को क्रेडिट जाता है कि वो मुदाखलत कर रहा है, वो इंपोर्ट्स को रोक रहा है। अब इसको जो हम इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं कि वो मसनूई तरीके से पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को रोका जा रहा है, और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि रुपया स्ट्रांग हो रहा है, उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट्स जो है वो गिर रही हैं। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता। इसको वो जैसे हम कहते हैं कि ये पायदार नहीं है, ये गैर पायदार है, यानी कि किसी स्टेज पे आके ये जो मसनूई रुकावटें खड़ी की जा रही हैं इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली उनका इन्हिसार है हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर।
इसका मतलब ये है कि अगर हम इंपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे तो उसके साथ हम एक्सपोर्ट्स भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर इंपोर्ट्स को रोका जा रहा है तो एक तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर जाएंगी, और साथ ही साथ आप देखिए कि तकरीबन 55% हमारे जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो इंपोर्ट स्टेज पे होते हैं, वो कराची में जो कस्टम हाउस है वो इकट्ठे करता है। तो अगर आप इंपोर्ट्स को मसनूई तौर से रोक रहे हैं तो टैक्स के रेवेन्यूज भी गिर जाएंगे। तो ये इसके देखिए इसकी अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। इंपोर्ट्स नीचे आ गई हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर इसके हमारे टैक्स रेवेन्यू भी कम हो जाएंगे और सही, बट जेल नहीं देखें ना, जाएंगे। वो यही तो बात है ना, इस हवाले से उनको कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो एक्सकाउंटर है। तो जाहिर सी बात है, अभी तक तो अदालतें तो उनको कह चुकी हैं मुल्क से भागे हुए हैं। अब वो कैसे तब्दील करेंगे, सज़ा उनको हो चुकी है, जिस तरह उनकी सज़ा है, मरियम नवाज तो चले यहाँ पे हैं, वो उससे पहले कैसे चीज़ें तय होंगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये तो ज़रा इस पर बात करेंगे कि जावेद लतीफ़ साहब तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, जेल नहीं जाएंगे, तो कैसे कैसे रास्ता हमवार किया जा सकता है उनके लिए, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फ़ारूक सलीम साहब, मईशत के साथ साथ एहतशाम साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तानी सियासत पर भी बड़ी गहरी नज़र होती है फ़ारूक सलीम साहब आपकी। तो यही जो डिस्कशन चल रही थी ब्रेक से पहले कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए रास्ता हमवार किया जा सकता है, क्या कोई प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता है? जो खबरें सामने आ रही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हो सकती है, फिर इमरान खान साहब के सर पर भी नाअहली की तलवार लटक रही है, तो क्या कोई इस हवाले से डील हो सकती है कि मिलकर जो स्पेसिफिकली 62(1)(f) या आर्टिकल 62-63 के हवाले से नाअहली है, इस हवाले से कोई कानून साजी की जाए? जी सोनिया, एक बात तो बड़ी वाजे है कि इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ कि बड़ा वाजे पैगाम दिया जा चुका है कि इंतशार फैलाने की, सियासी इंतशार फैलाने की उनको इजाजत नहीं दी जाएगी, और सियासी इंतशार फैलाना जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अभी जैसे शाम साहब ने कहा, मेरे ख्याल में कि अभी सियासी हालात इतने साजगार नहीं हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अमली कदम उठाया जाए। मेरा ख्याल है कि अभी उसमें थोड़ा सा डिले है, लेकिन अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि वो माशी सिमत जो है वो मुल्क की दुरुस्त कर सकें। इसके साथ ही इमरान खान साहब को इजाज़त ना दी जाए कि वो इंतशार। चले, ये तो हो गया, अच्छी बात आपकी। डॉक्टर साहब, ये जो माशी सिमत की आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जितने अपने हमारे डॉलर और रूपी पैरिटी के हवाले से, एक्सचेंज रेट के हवाले से जो मुश्किलात देखी हम पिछले दोनों, हमने डॉलर कहाँ से कहाँ गया, उसकी एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि स्टेट बैंक का गवर्नर का ना होना। अब ये 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है टाइम, आपको क्या लगता है? अभी भी एक कमेटी बन गई है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे डाले हैं जिनके बारे में कहा जाता है उनको बिज़नेस, फिनांस, इकॉनमी कुछ नहीं पता, वो अपनी मर्ज़ी का बंदा लगाना चाहते हैं। कुछ जगहों पे कहा जा रहा है, ये भी बहस हो रही है, पीपल्स पार्टी अपना बंदा लगाना चाहती है, नून वाले अपने, और वो कहा जा रहा है फजल रहमान साहब भी कहते हैं उन्होंने भी अपना नाम दिया। तो आपको क्या लगता है कि इसकी कोई सियासी वजह है, और इसका ज़ाहिर नुकसान भी हुआ है गवर्नर का ना लगाना स्टेट बैंक के? जी शाम साहब, जाहिर बात है सियासी वजह है, बहुत बड़ा इत्तेहाद है। कभी 9 पार्टीज का इत्तेहाद कहा जाता है, कभी 13 पार्टीज का इत्तेहाद कहा जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि हमारे सभी तरफ के सभी जमातों के सियासतदानों को एक तफरीक करनी चाहिए कि जो बैंकर होता है और जो सेंट्रल बैंकर होता है, इसमें तफरीक होती है। जो बैंकर है वो कमर्शियल बैंकर होता है, उसको ये समझ लेना कि उसको हम स्टेट बैंक का गवर्नर बना देंगे, वो मैं समझता हूँ कि वाजिब नहीं होता। जो स्टेट बैंक का गवर्नर बनता है वो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट, जिसको हम कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जिसकी स्पेशलाइजेशन हो, उसको बनना चाहिए। वो एक मईशतदान होना चाहिए। उसको बैंकर तो हम जरूर कहते हैं सेंट्रल बैंकर, लेकिन सेंट्रल बैंकर वो काम नहीं करता जो कमर्शियल बैंकर करता है। तो ये सारी जमातों को ज़हन में रखना जरूरी है कि मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि अगर सेंट्रल बैंकर जो है वो कमर्शियल बैंकर ना हो।
सही, ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, एक और अहम मामला है 9 हलकों पर इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ने के हवाले से। आज कुछ एतराज़ात भी खबरें आ रही थी कि हुकूमती जमातों की जानिब से दायर करने का फैसला किया गया। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है गवर्नमेंट को कोई डर है 9 हलकों में इमरान खान साहब अगर 2-3 सीटें भी लूज़ कर गए तो अल्टीमेटली नुकसान तो PTI का ही होना है? सोनिया, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें ना, इसकी एक बाकायदा रैशनल है। जो इतलात हैं PTI के अंदर से डॉक्टर साहब पता चलता है वो ये है कि इमरान खान साहब को लगता है कि जी जब मैं किसी जगह पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो ज़ाहिर है उसका एक बड़ा वज़न होगा। किसी हद तक बात भी सही है। उसके मुकाबले में कोई और PTI का शख्स खड़ा होगा तो वो इतने वोट नहीं ले सकता। फिर ये है कि 9 हलकों में खड़े होने का मतलब यह है कि आप देखें ना, जो इन हालात में क्या जो भी बंदा सोनिया इलेक्शन लड़ेगा उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक तो वो चाहते हैं कि पैसा अगले इलेक्शन के लिए वो कैंडिडेट बचाए। आपको पता है अब तो 8-10 करोड़ रुपया तो कोई मामूली बात है, बहुत पैसा लगता है, ठीक है ना, एक सीट पे। तो वो कहते हैं एक वो बचेगा, दूसरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा इनके लिए। और कहने वाले लोग अब ये बता रहे हैं कि जो PTI के लोग हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब 9 में से 6 सीटों पे जीतते हैं, 7 पे 2 पे हारते हैं, अगली दफ़ा फिर उन जगहों पे फिर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे होंगे। वो कहते हैं कि हुकूमत को एक वसूली, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, पड़ी रहेगी कि ठीक है आप सीटें खाली करवाएं। ये कामयाब होते ही नहीं होते, ये बात की बात है। लेकिन बहरहाल एक बात तो डॉक्टर साहब है ना कि जब ये 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे होंगे और ख़ुद लड़ रहे होंगे, उसके मुकाबले में कोई और बंदा होगा वो इतने ज़्यादा वोट नहीं लेगा जितने इन्होंने लेने हैं। और दूसरा पैसे भी बचाए जाएंगे। और फिर हुकूमत को एक मैसेज चला जाएगा कि ठीक है हर दफ़ा आप ये करेंगे, हर दफ़ा मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जी डॉक्टर साहब। ठीक है डॉक्टर साहब की शायद हम आवाज़ ठीक तरह से जी डॉक्टर साहब। देखिए, नुकसान तो ना PTI का होगा ना हुकूमत का होगा, नुकसान आपका और मेरा होगा। पहली बात तो ये है कि कानूनी तौर पे मेरा ख्याल है कि अगर आप MLA हैं, जो अभी इमरान खान साहब हैं, तो आप 9 और हलकों में अपने इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, या तो आप पहली वाली सीट से रिजाइन करें। दूसरा मामला ये है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को किसी किस्म की कानून साजी करनी चाहिए। करोड़ों रुपया खर्च होता है एक हलके के अंदर। अब अगर ये 9 की 9 सीटें भी जीत जाते हैं तो ये एक उसमें से सीट जो है वो रिटेन कर लेंगे। बाकी 8 हलकों में दोबारा से इलेक्शन करवाना पड़ेगा, और वो जो आपके और मेरे टैक्स के पैसे जमा होते हैं हुकूमत के पास, उनमें से वो करोड़ों रुपया निकलेगा और दोबारा जो है वो इलेक्शन होगा। तो एक तो हुकूमत को कोई कानून साजी करनी चाहिए कि अगर एक शख्स 9 सीटों में इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके बाद जब वो बाई इलेक्शन होंगे तो उन 9 सीटों के या 8 सीटों के इखराजात जो है वो खुद से बर्दाश्त करें। वो आपकी और मेरी जेब से नहीं निकलने चाहिए। और इसमें डॉक्टर साहब कैच ये है कि वो इखराजात PTI जो है ना पार्टी बर्दाश्त करेगी, कैंडिडेट नहीं बर्दाश्त करेगा। वो मंजूर होना चाहिए। अगर ठीक है, आप ये कहने के हवाले से कानून में तब्दीली की बहुत ज़रूरत है। बहरहाल शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, एनालिस्ट इन माहिर मुआशियात, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।